नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी सोलन से। पटवारी को लेकर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चली है, उसी सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और ये हमारा आज का पार्ट 20 है। जो पटवारी की सीरीज़ है उसका पार्ट 20 हम आज देखने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दयारकी इन द प्रोविंसेस। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन दयारकी की प्रणाली प्रारंभ की थी। तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, देखते हैं। पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। तो पूछ रहा है कि दयारकी प्रोविंसेस में दयारकी यानी कि द्वैध शासन मतलब शासन का दो में डिवाइड होना। जैसे शासन का दो में डिवाइड होना कैसे, मतलब जैसे दो तरह के सब्जेक्ट्स होना। जैसे प्रोविंसेस है हमारा, पूछा है प्रोविंसेस में हमारे दो तरह से जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था। जैसे आर्मी, टैक्स कलेक्शन, ये जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने अपने पास रखा था। और हेल्थ हो गया हमारा, एजुकेशन हो गया हमारा, ये जो है वो मतलब दूसरों को जो है वो उन्होंने दे दिया था। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स का दो में डिवाइडेशन हो गया था। तो कौन से एक्ट के तहत वो हमारा हुआ था? वो हुआ था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और उसी को ही बोलते हैं ये मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी हमारा 1919 का ही है। तो ये भी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, ये 1909 वाला है, इसको करेक्ट करना है एक बार, ये 1909 वाला ही है और यही होगा इसका ऑप्शन बी ही हमारा इसका सही होगा। ये 1909 वाला ही है मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। 1919 वाले को हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से हमारा 1919 वाला, ये बाय मिस्टेक जो है वो हो गया है। मार्लियामेंटो रिफॉर्म हमारा 1909 वाला जो है वो है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन ए जो है वो 1909 में हमारा जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो इसी को ही बोलते हैं हम ये मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। और इसमें क्या हुआ था, जो हमारा कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी पहली बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो दयारकी थी हमारी, जो द्वैध शासन था, वो केंद्र में लगाया गया था, सेंटर में जो है वो हमारे लगाया गया था। तो ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत दयारकी को प्रोविंसेस में लगाया गया था। सही हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है वो होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? क्या वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, क्या JB कृपलानी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे या राजेंद्र प्रसाद हमारे थे? तो पहले तो सही ऑप्शन देख लेते हैं, वो थे हमारे JB कृपलानी। INC के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी कब बनी थी? वो बनी थी हमारी 28 दिसंबर 1885 को हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। और जब ये बनी थी हमारी, वो किसका आइडिया था? वो A.O. ह्यूम का हमारा आइडिया था। इसका पहला सेशन हमारा बॉम्बे में हुआ था, जिसको हेड किया था WC बनर्जी ने, इसको हेड किया था। तो ये हो गया कुछ INC के बारे में। तो INC के प्रेसिडेंट जो है कि उनके लिए इलेक्शन होता था, और जो हमारा जब आज़ादी का टाइम था 1947 में, तो उस टाइम INC के हमारे प्रेसिडेंट JB कृपलानी जी हमारे थे। तो ऑप्शन बी इसका हमारा कैसे हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हम पढ़ते हैं। तो उसमें है दादा भाई नौरोजी ने, या फिर RC दत्त ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर महादेव गोविंद रनाडे ने। तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी दादा भाई नौरोजी ने, जिनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो है वो इनको बोला जाता है दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो हमारा सेकंड INC का सेशन हुआ था, कोलकाता सेशन, उसको भी हेड किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने जो है वो हेड किया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए
पहले इंडियन जो चुने गए थे वो भी कौन चुने गए थे, हमारे दादा भाई नौरोजी हमारे चुने गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें हमारे, तो ये जो महात्मा गांधी थे उनके गुरु जो है वो माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। महादेव गोविंद रनाडे के बारे में आगे देखते हैं, शायद क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेज़ली थे, या लॉर्ड हमारे रिपन थे? तो वो कौन थे हमारे? पहले तो सही आंसर देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग हमारे थे। लॉर्ड कैनिंग ही जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे हमारे वायसरॉय थे। और भारत के पहले वायसरॉय भी हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हमारे थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, हड़प की नीति जो है वो ये लेकर आए थे डलहौजी। और इन्हीं के टाइम पे ही इंडिया में पहली ट्रेन मुंबई से जो ठाणे तक जो है वो हमारी चली थी, वो इन्हीं के टाइम पे जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही चली थी। लॉर्ड वेलेज़ली की बात करें तो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी वो ये लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो लेकर आए थे। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको जो है वो इन्होंने ख़त्म किया था, लॉर्ड रिपन ने। तो सही आंसर इसका हमारा ये हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हमारे जो थे वो गवर्नर जनरल थे। कब? जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का। ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 वॉज रिलेटेड टू विच इशू? 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस मुद्दे से संबंधित था? इंडिगो कल्टिवेटर्स, या फिर लैंड रिवेन्यू, या लेबर राइट्स, या सॉल्ट टैक्स? किससे रिलेटेड था हमारा जो चंपारण सत्याग्रह 1917 का था? वो किससे था? सबसे पहले तो आंसर देखते हैं, इंडिगो कल्टिवेटर्स यानी नील की खेती से रिलेटेड था। ये जो हमारा चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार के ही एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था यहाँ पे चंपारण में, और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया था नील की खेती के विरुद्ध। तो यही हमारा ऑप्शन है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिवोल्ट रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? पहली बात तो देखना, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। सर सिडनी रॉलेट नाम था एक ब्रिटिशर्स का, सर सिडनी रॉलेट, उसी के नाम पे ये रॉलेट एक्ट हमारा आया। रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी इन्हें, इससे जो है वो कहा जाता है। तो इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। खिलाफत मूवमेंट क्या ये शुरू किया गया था, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, या स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट तो हमारा जब बंगाल डिवाइडेशन हुआ था 1905 में, उसके विरोध में शुरू हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस हमारा जो है वो 1930 में हमारा जो है वो शुरू हुआ था। अगर हम असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये हमारा 1920 में शुरू हुआ था, और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये हमारा 1919 में शुरू हुआ था। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन, आपका इसका लग सकता है डेट के हिसाब से कि सही आंसर होगा, लेकिन नहीं है। खिलाफत जो आंदोलन था हमारा, वो जो तुर्की के खलीफा थे उनको उनके राइट्स ब्रिटिशर्स ने छीन लिए थे, उनको वो राइट्स वापस मिले, इसके लिए भारत में मुसलमानों ने विरोध किया था। तो ये उसके लिए था, रॉलेट एक्ट के लिए नहीं था। तो इसके लिए सही आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन हमारा कब वापस ले लिया गया था? 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो गई थी, और जो कि एक हिंसक घटना थी, वायलेंस उसमें हो गया था, और गांधी जी नॉन वायलेंस जो है वो नॉन वायलेंस को मानते थे। तो ऑप्शन बी इसका हमारा कैसा हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था? तो देखो, जब हमारा क्या होता है 1922 में
जब मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि 1922 में हमारा जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसको गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है जब चौरा चोरी की घटना होती है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो गांधी जी से नाराज़ होते हैं और अलग अलग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो पूछ रहा है कि उसके मेंबर कौन थे, तो क्या सरदार पटेल थे, क्या भगत सिंह थे, क्या राजेंद्र प्रसाद थे, या बी आर अम्बेडकर थे। तो पहले तो सही आंसर देखते हैं, भगत सिंह जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। भगत सिंह ही थे किसमें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर, और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी हमारा बना हुआ है नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, ठीक है। और इनको जो सरदार का हमारा टाइटल दिया था, वो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वहाँ की महिलाओं ने जो है वो इनको सरदार का टाइटल हमारा दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो बिहार से थे, बिहार गांधी इनको बोलते हैं। एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 बार रिपीट किया है। और अगर इनकी बुक की हम बात करें तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो इनकी इम्पॉर्टेंट जो है वो बुक है। और बस इतना ही देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जो हमारी कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे हमारे कौन, भीमराव अंबेडकर। और एक इनके न्यूज़पेपर की बात करें तो बहिष्कृत भारत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है भीमराव अंबेडकर जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साइमन कमीशन 1927 वॉज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज। द साइमन कमीशन 1927 का भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया था। साइमन कमीशन पहली बात तो क्यों आया था, जो हमने अभी इसी वीडियो में एक एक्ट देखा 1919 का, उस एक्ट की जो है वो, उस एक्ट को एनालाइज करने के लिए ये एक्ट आया था हमारा, ये कमीशन आया था, साइमन कमीशन। लेकिन इस कमीशन में क्या हुआ था, पहले देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया। इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था तो नहीं, भारत को पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यस, यही इसका हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, नो, ये भी हमारा रॉन्ग है। और यह एक सैन्य आयोग था, तो ये भी हमारा गलत है। यही ऑप्शन बी इसका हमारा कैसे हो जाएगा, सही आंसर जो है वो हो जाएगा। साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इंडिया के लिए सुधार की जांच करने के लिए कमीशन आ रहा है और इंडियंस को ही उसमें शामिल नहीं किया गया। इसके लिए इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स हमारे थे। और जब ये आया था तो इसका विद्रोह भी जो है वो इंडिया में हुआ था, और इंडिया में बहुत जगह जो है वो रिवोल्ट भी हुए थे। उसी रिवोल्ट में क्या हुआ था, जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठियाँ जो है वो चलाई गई थी, और लास्ट में जो है उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका कैसा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगन विद विच इवेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी। दांडी मार्च से हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हुई थी, या रिवोल्ट सत्याग्रह से रॉलेट सत्याग्रह से हमारी हुई थी, किससे हुई थी। तो पहला देखते हैं हम इसका सही आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। दांडी मार्च इसका जो है वो हमारा सही आंसर हो गया। दांडी मार्च हमारा कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हमारा जो है वो दांडी मार्च हुआ था, और ये चला था हमारा 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो हमारा ये सत्याग्रह हमारा चला था, दांडी मार्च। और सही आंसर भी इसका ऑप्शन यही होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में जो है वही हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन हमारा शुरू हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें 1920 में हुआ था हमारा ये। रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो 1919 में ये हमारा रॉलेट सत्याग्रह हमारा हुआ था। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। द 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन passes through which Indian state most prominently। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूरब देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से प्रमुख रूप से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, या फिर बिहार से। कहाँ से, तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा यूपी।
जो भारतीय मानक रेखा है वो पास करती है कहाँ से, 82 डिग्री 30 मिनट से। और ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा पड़ता है यूपी के इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर के नैनी से पास करती है हमारी भारतीय मानक रेखा। और ये कितने स्टेट से पास करती है, ये 5 स्टेट से हमारी जो है वो पास करती है। वो 5 स्टेट कौन से हैं, यूपी है, उसके बाद हमारा एमपी है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ आता है, फिर हमारा उड़ीसा आता है, देन आंध्र प्रदेश जो है वो आता है। इतने से भारतीय मानक रेखा जो है वो पास करती है, जिसका जो मतलब इसको कैसे लिखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट इसको लिखते हैं, जो कि हमारी ग्रीनविच टाइम से जो है वो हमारा 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट जो है वो आगे है इंडिया का टाइम। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश से भी पास करती है, उड़ीसा से भी पास करती है, लेकिन बिहार से तो यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन इसने बोला है प्रोमिनेंटली, तो वो हमारा यूपी जो है वो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। यूपी के इलाहाबाद, जिसका अभी करंट में नाम प्रयागराज है, वहाँ के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ के नैनी से जो है वो पास करती है हमारी भारतीय मानक रेखा। तो सही ऑप्शन ए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस या फिर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो एक्टिविटी, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ, या फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है इन सभी को एक्सप्लेन कौन सी करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। महाद्वीपों और महासागर जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं और जो हमारे ओशंस हैं उनका जो ओरिजिन है उसको एक्सप्लेन भी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हमारी करती है। अर्थक्वेक जो है वो आते हैं और वॉल्केनोज हमारे आते हैं, वो प्लेटों की मूवमेंट के कारण ही आते हैं, तो भी इसको भी एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही करती है। पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण, जैसे हिमालय का निर्माण या फिर अरावली रेंजेस हो गई या दूसरी भी हमारी जितनी भी रेंजेस हैं उनको भी एक्सप्लेन करती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ द अबव हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है। लेक बेकाल है, या फिर सुपीरियर लेक है, या विक्टोरिया झील है, या फिर ग्रेट बैरियर झील है। तो सही आंसर देखेंगे इसका लेक सुपीरियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी यूएसए में जो है वो है। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की झील है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन सी है, और वीडियो में हम ऑलरेडी उसको पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी है। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस। तो कौन कर सकता है प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस, क्या प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है, क्या वाइस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, क्या पार्लियामेंट है, या सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा है हमारा। तो इसमें हमारा पार्लियामेंट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट पहले तो इसका सही आंसर हमारा पार्लियामेंट ही है। फिर देखेंगे हम कि प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, वो कहाँ पर कौन से हाउस में लाया जा सकता है। तो वो किसी भी हाउस में हमारे, चाहे लोकसभा में लेके आ जाओ चाहे राज्यसभा में जो है वो लेकर आ जाओ। लेकिन जब अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में लेकर आ रहे हो तो 1/4 मेंबर रिटर्न में एग्री करने चाहिए कि यस हम प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट लाई जा रही है उसका समर्थन करते हैं, और 2/3 मेजॉरिटी से फिर बाद में इसको लोकसभा से पास करना चाहिए। सेम प्रोसेस हमारा राज्यसभा में फॉलो होगा, और अगर ये पूरा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस को पूरा माना जाता है, और फिर प्रेसिडेंट को जो है वो हटना पड़ता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के बाद। लेकिन इंडिया में अभी तक इम्पीचमेंट की प्रोसेस से किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बोल रहा है कि जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनके पास तो विधानसभा होती ही होती है, और किन्हीं स्टेट्स के पास हमारी विधान परिषद भी जो है वो होती है, और कुछ यूटी भी हैं हमारे, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं हमारे, जिनके पास अपनी एक विधानसभा है। तो वही पूछ रहा है कि
चार ऑप्शन है, इनमें से 3 के पास अपनी विधानसभा है लेकिन एक के पास नहीं है, तो वो नहीं वाला जो है वो हमारा पूछा है दिल्ली के पास तो है, दिल्ली में तो अभी इलेक्शन भी हुए हैं थोड़े टाइम पहले, दिल्ली की विधानसभा के लिए इलेक्शन हुआ है तो दिल्ली में तो है, ये तो नहीं है आंसर। पौंडीचेरी में भी जो है वो है विधानसभा हमारी। जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो हमारा एक ऐसा यूटी है जिसके पास अपनी विधानसभा जो है वो नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका हमारा चंडीगढ़ ही है जो है वो हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2019 में इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख के पास विधानसभा जो है वो नहीं दी गई थी उसको, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है वो विधानसभा हमारी जो है वो है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी चंडीगढ़ हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा है। पहले तो हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हमारा आर्टिकल जो है वो कौन सा आता है, आर्टिकल 51A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी है मेंशन। तो ये कौन से अमेंडमेंट से आई हैं, 42 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है वो इसको जोड़ा गया था। और जो पहले फंडामेंटल ड्यूटी थी वो हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटी हुआ करती थी और एट प्रेजेंट हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। टू वोट इन इलेक्शन, तो नहीं, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना, तो यही है हमारी जो फंडामेंटल, जो अभी एट प्रेजेंट हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक है पर्यावरण की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन बी इसका कैसा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। टू पे टैक्सेस, नहीं, ये नहीं है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। टू ज्वाइन, मतलब है ऑब्वियसली सबको टैक्स पे करना चाहिए, जो मतलब है टैक्स पे करने के लिए जिनको गवर्नमेंट के थ्रू होता है तो उनको करना चाहिए, लेकिन ड्यूटी में नहीं आता है वो, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें नहीं है। टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल में शामिल होना, नहीं, ये भी जो है हमारी ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका कैसा हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल अलाउज प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की अनुमति देता है। पहले तो लोकसभा देखेंगे कि जो लोकसभा है हमारी वो कैसी है, वो टेम्पररी हाउस हमारा होता है। जो हमारी राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा को कैसे भंग कर सकते हैं, और भंग कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है वो हमारे ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85, आर्टिकल 356, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 123। तो सही आंसर देखते हैं पहले आर्टिकल 85। अगर आप और स्पेसिफाई करना चाहते हो इसको तो आर्टिकल 85 का 2 का बी, ये इसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व यानी कि भंग जो है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर होगा। और आर्टिकल 356 हमारा प्रेसिडेंट रूल से जो है वो रिलेटेड है, और आर्टिकल जो 61 है हमारा वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 123 हमारा ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा कैसा हो जाएगा, सही आंसर हमारा इसका ऑप्शन ए ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसका हो जाएगा। जैसे हम इंडिया का मैप जो है वो देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर अगर आप अंडमान और निकोबार ले लो तो अंडमान निकोबार तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पे है, और जो ये कन्याकुमारी है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो है वो 37 डिग्री हमारा 6 मिनट तक जो है वो आता है। तो यही हमारा इसका सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है वो ये है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़, भारत का देशांतर विस्तार जो है वो कितना है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 297 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 98 डिग्री 25 मिनट्स, या फिर तो इसका सही आंसर हम पहले देखते हैं। तो यही हमारा 68 डिग्री
जो इधर वाला हमारा आता है वो आता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा जो है वो आता है। अगर आप हमारे सबसे वेस्टर्न पॉइंट यानी कि पश्चिमी बिंदु की बात करो तो वो आता है गौर मोती, हमारा जो है वो आता है जो कि गुजरात में है। अगर आप सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट की बात करो तो वो हमारा किबीथू आता है जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो है वो है। अगर हम भारत का सबसे सदर्न पॉइंट जो है हम देखें तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट हमारा जो है वो आता है। अगर हम मुख्य भूमि यानी कि मैनलैंड की बात करें तो वो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा जो है वो कन्याकुमारी आता है, और सबसे नॉर्दर्न जो बिंदु है वो हमारा इंदिरा कॉल जो है वो हमारा आता है जो लद्दाख में हमारा पड़ता है। तो सही ऑप्शन इसका हमारा ए जो है वो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच लॉन्गिट्यूड्स, भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर से गुजरती है। अभी देख चुके हैं इसको 82 डिग्री 30 मिनट। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, नैनी, वहाँ से जो है वो पास करती है। इंडिया में 5 स्टेट से पास करती है। यूपी आ गया हमारा, एमपी आता है, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ आता है, फिर उड़ीसा आता है, देन आंध्र प्रदेश जो है वो आता है। ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ से जो है वो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो पास करती है। तो सही ऑप्शन इसका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो हमारा हो जाएगा, जो ग्रीनविच टाइम से हमारा 5.5 घंटे आगे जो है वो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहले तो इसका आंसर देखते हैं। 8 स्टेट से गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है हमारा, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, देन त्रिपुरा है, देन हमारा मिज़ोरम है। तो जो है वो देख लेना कि कितने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसका 8 जो स्टेट्स होंगे वो इसका। अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैंसर है उससे जहाँ से वो जिन स्टेट से पास करती है उन स्टेट की कैपिटल, जो राजस्थानी की कैपिटल है हमारी जयपुर, वो इससे सबसे ज़्यादा दूर है। और जो झारखंड की कैपिटल है हमारी रांची, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास सिचुएटेड जो है वो किसी भी स्टेट की, जिन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है उसकी कैपिटल है। तो ऑप्शन सी 8 जो है वो इसका हमारा सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो इसी के साथ जो है वो ये सीरीज़ ख़त्म होती है। इसके 20 पार्ट ही जो है वो आएंगे। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में या कुछ और प्लान के साथ हम लोग जो है वो मिलेंगे। अगर आपको इसका मतलब इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है वो चाहिए तो आप जो दिए गए स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट है इसके तहत जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हो सीरीज़ को लेकर, या कोई भी आपकी क्वायरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें जो है वो दिए हुए कॉन्टैक्ट पे मतलब बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो हमसे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।